जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स का आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाली हूँ। और आज के क्लास में हम जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज का हमारा क्लास नंबर 11 होने जा रहा है और क्लास नंबर 11 में हैशटैग 3 हम देखने वाले हैं। यानी कि मैं एक पेपर को 4 पार्ट में सॉल्व करवाती हूँ, हैशटैग 1, हैशटैग 2 और हैशटैग 3 और हैशटैग लास्ट वाला 4। तो आज का हमारा ये क्लास हैशटैग 3 होने जा रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम 23/8/2022 के शिफ्ट नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और 1 से 50 तक क्वेश्चन हो चुका है, यानी कि हैशटैग 1 हैशटैग 2 में। और आज हमारा जो क्वेश्चन होगा हैशटैग 3 पार्ट होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 50 के बाद से क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एक क्लास में सिर्फ 25 क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा भौगोलिक प्रभाव पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर तक तय करता है। ऑप्शन ए दिया है तटीय मैदान, ऑप्शन बी दिया है प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन सी दिया है हिमालय पर्वत या फिर ऑप्शन डी दिया है उत्तरी मैदान। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हिमालय पर्वत जो है ये पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे दिया है, हिमालय पर्वत यह भारत में उत्तर में स्थित एक युवा पर्वत श्रृंखला है। यह सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करता है। केवल हिमालय पर्वत पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेला। तो ऑप्शन ए दिया है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी दिया है ईशांत शर्मा, ऑप्शन सी दिया है विराट कोहली, ऑप्शन डी दिया है रविचंद्रन अश्विनी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेटर श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच इन्होंने खेला था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन दिया 13 क्रमागत पूर्णांकों से 36 है। यदि इन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटी पूर्णांक के 2 टुकड़े को इन 13 पूर्णांकों में सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल कितना होगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बुक में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो देखिए माना सबसे जो छोटी पूर्णांक क्या हो जाएगी पता नहीं है, तो ए रख देंगे, ठीक। सबसे बड़ी संख्या को क्या रखेंगे, a + 12, यानी कि एक तो हो गया, ये 13वां हो जाएगा, a + 12 हो गया, ठीक। 13 संख्याओं का योग क्या होगा, तो 13 गुणते 36 कर देंगे तो हमारा 13 संख्याओं का क्या पता चल जाएगा योग, तो क्या आ जाएगा 468 आ जाएगा, ठीक। फिर पदों का योगफल जब निकालना रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 a + l, ठीक। l हमारा लास्ट टर्म होता है, a हमारा फर्स्ट टर्म होता है और n हमारा जितने उसमें पद होते हैं, ठीक। तो 468 हमारा संख्या पदों का योग आ जाएगा। इसके बाद बराबर करेंगे, n कितना दिया, टोटल नंबर ऑफ संख्या दिया था 13, तो 13/2 कर देंगे। फिर a हमारा यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस कर देंगे और लास्ट टर्म क्या दिया है, तो a + 12 कर देंगे, ठीक। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके समझा देती हूँ। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 468 ये भाग में है तो गुणा में आ जाएगा और 13 हमारा क्या है डिवाइड में आ जाएगा। इसके बाद ए तो 2a हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर आगे क्या होगा, 13 से कटाइए, 13 × 39, ठीक। इसके बाद आएगा 78 हो जाएगा, तो 13 × 6 = 78 हो जाएगा, तो 36 गुणते 2 बराबर 2a + 12 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 36 × 72 बराबर 2a + 12, तो 72 - 12 बराबर 2a हो जाएगा। इसके बाद माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 6 बराबर 2a हो जाएगा, ठीक। तो a बराबर 60/2, तो 2 × 6 = 30, यानी a का मान कितना आ गया, a का मान हमारा कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि यदि इन 13 पूर्णांकों में सबसे छोटी पूर्णांक के दोगुने को 13 पूर्णांकों में सबसे बड़े पूर्णांकों को जोड़ दिया जाए, यानी कि सबसे छोटी पूर्णांक क्या माने थे हम लोग, a माने थे, ठीक। तो a में क्या बोला है, इसके दोगुने में, और सबसे बड़े पूर्णांक को क्या माने थे, a + 12 माना गया था। देखिए कितना माना गया था बड़े पूर्णांक वाले को, a + 12 माना गया था और छोटी को क्या माना गया था, a। लेकिन बोला है कि छोटे पूर्णांक में 2 गुना, छोटे पूर्णांक का 2 गुना, तो 2 गुणते a कर दिया मैंने। फिर उसके बाद a प्लस क्या कर देना, यहाँ पे 12 कर देना, ठीक। तो 3a + 12 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, इसके बाद 3a + 12 कर देंगे। फिर 3 गुणते a की वैल्यू 30 आ गई, प्लस क्या कर देंगे 12, 30 3 कितना होता है, 30 3 90 और प्लस क्या कर देंगे 12, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 102 हमारा इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो पहला हो जाएगा वही एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45, 78 और 117 का महत्तम समापन तक ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए इन सब का मस हम एक बार बेसिक से आपको दिखा देते हैं कि कैसे हम फाइंड करते हैं। 45 दिया है तो इसको सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, बड़ा सा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 × 3 = 3, 5 = 15,
फिर 3 5 15, 5 एकम 5, ठीक। तो इसका फैक्टर ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे 78 दिया, ध्यान दीजिएगा 78 था, तो 78 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से कटाइए, 2 से कटाइए, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 तितली के 9, फिर 13 एकम 13 कटेगा, ठीक। फिर 117 को कटाइए, ये भी 3 से कट जाएगा, तितली के 9, 2 बचेगा तो 27 हो जाएगा, 3 9 27, 3 एकम 3 तितली के 9, फिर 13 से कट जाएगा, ठीक है। सारे के फैक्टर को पहले लिख लीजिए। 45 का फैक्टर कितना है, यानी गुणनखंड कितना आया है, 78 का कितना आया है, इसके बाद 117 का कितना है, ठीक। 45 का आ गया है 3 गुणते 5 आ गया, ठीक। इसके बाद ये 78 का कितना है, 2 गुणते 3 गुणते 13 आ गया है। 117 का 3 गुणते 13, ठीक। तो देखिए इसमें यानी कि HCF वो हमारा मतलब कि नंबर हो जाएगा जो तीनों में कॉमन आता हो, ठीक। अगर कुछ नहीं कॉमन आता है तो 1 लिख देते हैं, लेकिन देखिए 3 भी है 45 में, 78 में भी 3 है, और 117 में भी 3 एक बार आ रहा है, यानी कि हमारा HCF कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, ठीक। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बुक में समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा जो हमारा प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है वो हमारा 100 है, और जो मिश्रधन है यानी कि हमारा अमाउंट है वो 200 है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और T होता है। तो समय कितना दिया है, 10 वर्ष का दिया है, और रेट हो गया हमारा ये, ठीक। और उसके बाद 100, और ये हमारा क्या है 200, तो मिश्रधन है, ठीक। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे जब 0 0 कट जाएगा तो इसके बाद 1 प्लस R अपॉन 100, और ये पावर कितनी है, समय कितना दिया 10, तो ये पहला इक्वेशन बना देंगे। इसके बाद माना n वर्षों में मूलधन 16 गुनी हो जाती है, मान लेते हैं कि 16 गुनी हो जाती है, ठीक मूलधन। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को कितना 100 लिए थे, तो 100 गुणते क्या करेंगे 16, तो 1600 हो जाएगा। उसके बाद बराबर उस हमारा मूलधन 100 ही रहेगा, ठीक। मिश्रधन हमारा 1600 हो जाएगा, 1 प्लस R अपॉन 100 और n की पावर यानी कि टाइम रहेगा हमारा, ठीक, पावर n हो जाएगा। इसके बाद 100 इधर जाएगा तो कटेगा तो 16 हो जाएगा, 16 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100 और हमारा टाइम n रहेगा, ठीक। इसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे, 2 की पावर इसको 4 लिख सकते हैं क्योंकि 16 है, 2 गुणते 2 4 बार करेंगे तो क्या देगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 आता है। फिर हम प्लस R अपॉन 100 की पावर n कर देंगे। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, उसके बाद इसमें समय एक बार 10 दिया था, और इसके बाद क्या है हमारा 4 गुना है, कंपेयर कर देंगे, यानी कि जो हमारा ये पावर है अगर सेम रहता है तो कंपेयर करके लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ 10 की पावर एक बार 4 लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, एक बार इक्वेशन नंबर लास्ट वाले से, तो 4 लिख देंगे। इसके बाद कंपेयर करवाएंगे पहले वाले से 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 10 में तो 40 हो जाता है, और दोनों जब इक्वल रहते हैं तो फिर से क्या बताएं, पावर सेम रहता है तो हमारा n इक्वल हो जाएगा समय, यानी कि n इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 वर्ष में जो मूलधन रहेगा वो स्वयं का कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है संख्या 8 1 3 9 2 4 7 6 5 के प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक। क्वेश्चन बोला है कि जो कुछ अंक दिए गए हैं उसको हम आरोही क्रम में पहले तो लगाएं, उसके बाद उसके बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है, फिर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति यानी कि कौन सी ऐसी अंक होगी जिसको अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि वो उतने ही नंबर पे आ रहा है जब आरोही क्रम में हम इसको लगा रहे हैं, तो ठीक है। तो पहले इस नंबर को लिखेंगे, उसके बाद इसको आरोही क्रम में हम सजाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या बोला है, तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या बोला है कि आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित करें, ठीक है। तो इसको बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित करेंगे, और कौन से क्रम में, तो आरोही क्रम में बोला है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, किसी आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक। तो पहले हम इसको आरोही क्रम में बोलने का मतलब क्या है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम मतलब कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहले 1 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, पहले 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो 2 आ जाएगा, और तीसरे नंबर पर कौन आएगा, तो 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो 3 तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे दिया है तो इस पे डैश कर लेंगे, यानी कि ये हमारा अपरिवर्तित नहीं हो रहा है। इसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, इसके बाद 6 आएगा, और उसके बाद फिर से 7 आ जा रहा है। इसके नीचे लिखूँ ताकि याद रहे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर यहाँ भी 7 है और 7वें नंबर पर यहाँ, यानी कि 7 हमारा अपरिवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक। और इसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। तो इसमें पूछा है कि कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक। तो कितने अंकों की रहेगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बोलेंगे कि 2 अंकों की जो स्थिति है वो अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। समचतुर्भुज कहने का मतलब है रोम्बस, तो बोला है कि रोम्बस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसके विकर्णों की लंबाई दे रखी है। ठीक, तो पहले रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 d1 इंटू d2 होता है, यानी कि d1 हमारा पहला डायगोनल हो गया, d2 हमारा क्या होता है, दूसरा डायगोनल हो गया, और इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो कितना दिया है डायगोनल, एक 12 दिया है और एक क्या दिया है, 15 दिया है, तो बस इस पे रख दीजिए 1/2 गुटे 12 गुटे इसके बाद क्या कर देंगे 15 रख देंगे। ठीक, फिर इसके बाद कितना आंसर आएगा, ये 2 से कटेगा, 2 छके 12, ठीक, और 15 छके कितना होता है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर में दिया है, किस में दिया है, तो सेंटीमीटर में दिया है, और आंसर हमेशा क्षेत्रफल किस में आता है, सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्या दिया है, ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन हमारा ये मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पॉइंट वाला डिजिट दिया है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए इसको मैं बेसिक से समझाती हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बुक में समझ लेते हैं। दिया है 125.99 माइनस 35.92 प्लस 3.89 गुणित 16.11 और पूछा यहाँ पे आंसर क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले एज इट इज सबको रख देंगे, बोर्ड मास का यहाँ रूल लगाएंगे, यानी का को पहले तोड़िए। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा 62.66 आ जाएगा। ठीक, 62.66 आया। इसके बाद क्या करेंगे कि जिसके आगे प्लस का सिंबल है उसको जोड़ लेंगे, यानी 125.99 और प्लस करेंगे 62.66 को, तो आएगा हमारा आंसर 188.65 और माइनस किसमें से कर देंगे, इसमें से माइनस क्या कर देंगे तो 35.92 को, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 152.73 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स यानी कि लगभग किसके आसपास होगा, तो 154 के आसपास है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन बोला है 4 मकान ए बी सी और डी एक ही कॉलोनी में स्थित हैं। मकान ए मकान डी के उत्तर में 300 मीटर की दूरी पर है। मकान सी मकान बी के पूर्व में 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। मकान ए मकान बी के दक्षिण में 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। मकान डी मकान बी के सापेक्ष किस दिशा में होगा, ये पूछा है। तो चलिए इस क्वेश्चन की सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे, यानी कि इसको बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे समझते हैं। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि मकान जो ए है मकान डी के उत्तर में स्थित है, यानी कि यहाँ पे डी होगा और डी के उत्तर में कौन स्थित है, तो मकान ए, और कितने मीटर की दूरी है, तो 300 मीटर की दूरी है। ठीक, तो 300 मीटर बना दिया मैंने। ठीक, इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि मकान सी मकान बी के पूर्व में 400 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो अभी ना सी आया ना बी आया, तो छोड़िए आगे बढ़िए। इसके बाद मकान ए मकान बी के दक्षिण में 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर क्या बोला है, जो मकान ए है मकान बी के दक्षिण में है। ठीक, यानी कि बी का दक्षिण ए तब होगा जब बी कहाँ रहेगा, उत्तर में, और ए इसके दक्षिण में, और ये भी कितना दिया है 300 मीटर दिया है। ठीक, कंप्लीट हो गया। अब देखिए कहीं बी बोला था तो भी यहाँ सी से बोला है, सी के साथ मकान सी मकान बी के पूर्व में 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। जो सी है वो 400 मीटर दूरी पर स्थित है किसके, बी के, और किस दिशा में, तो बी के पूर्व में, ये हो गया मीटर। ठीक, इसके बाद अब लास्ट में क्वेश्चन बोला है मकान डी मकान बी के सापेक्ष किस दिशा में है, तो डी और बी के लिए पूछा है। तो मकान डी हमारा मकान के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है, तो दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक, डी अगर देखा जाए तो बी के दक्षिण में ही तो स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, किडनी मनुष्यों में उत्सर्जन और ऑस्मोड्यूलेशन का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किडनी मनुष्यों में उत्सर्जन और ऑस्मोड्यूलेशन का एक अंग है। किडनी द्वारा किन दो पदार्थों का नियमन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किडनी के द्वारा पानी और लवण का, इन दो पदार्थों का नियमन किया जाता है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है √144 प्लस √0.0169 माइनस √4.41 बोला है। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को हम बुक में ही सॉल्व करेंगे। तो √144 12 का √ होता है, तो 12 प्लस कर देंगे, और 169 13 का होता है, लेकिन 0 दिया है, यहाँ पे 0.0 दिया है, तो 0 आगे रहेगा और 13 हो जाएगा, फिर माइनस 2.1 यानी 441 21 का हमारा एक √ होता है, तो 2.1 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी को इन दोनों को प्लस कर देंगे, 12 प्लस 0.13 को जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे 12.00 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है 0.13, तो हमारा हो जाएगा 3121 यानी 12.13 हो जाएगा। फिर इसमें से माइनस क्या करना है 2.1, तो 2.1 को हम माइनस कर लेंगे। ठीक, तो ये 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 1, यानी कि 10.03 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन पहले बोल क्या रहा है वो पढ़ते हैं। 3 कथनों और उसके बाद 2 निष्कर्ष, पहला और दूसरा दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन पहला दिया है, सभी स्केच कार्ड हैं
और दूसरा दिया है सभी कार्ड पोस्टर हैं, और तीसरा दिया है कुछ स्केच फोल्डर है। ठीक, तो आइए सबसे पहले इसकी हम क्या कर लेते हैं, मैपिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं। क्या बोला है, सभी स्केच कार्ड हैं, यानी कि सभी स्केच को क्या बोल रहा है ये, तो कार्ड बोल रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किसको बनाऊंगी, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्केच को बना देती हूँ। ठीक, और ये जो सभी स्केच हैं क्या हैं, तो कार्ड के अंतर्गत मतलब कि आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कार्ड को बना देती हूँ। ठीक, इसके बाद क्या बोला है, सभी कार्ड पोस्टर हैं, यानी सभी कार्ड किसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये पोस्टर के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पोस्टर लिख देती हूँ। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, कुछ कार्ड फोल्डर हैं। ठीक, बोला है कुछ, इसके बाद बोला है कुछ स्केच फोल्डर हैं, स्केच को बोला है, यानी कुछ स्केच जो है फोल्डर है, इसमें से कुछ स्केच को हटा देंगे और ये किस में आ जाएंगे, तो फोल्डर में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक, समझ में आया। इसके बाद देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, यहाँ पे ऑप्शन निष्कर्ष दिया है, इसका निष्कर्ष पहला दिया है और दूसरा निष्कर्ष दिया है। ठीक, तो निष्कर्ष देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कुछ फोल्डर पोस्टर हैं, तो आप ध्यान दीजिए क्या जो कुछ फोल्डर हैं वो पोस्टर में आ रहे हैं, तो एकदम पहला हमारा एकदम सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा पहला हमारा निष्कर्ष। दूसरा दिया है कुछ कार्ड फोल्डर हैं, तो देखिए क्या कुछ कार्ड फोल्डर के अंतर्गत आ रहे हैं, तो दूसरा भी हमारा सही है। ठीक है, तो आइए अब ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष पहला और दोनों पालन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला भी निष्कर्ष सही हुआ है और दूसरा भी निष्कर्ष सही हो गया है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 18 और वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 24 है, तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इससे इन दोनों इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, तो एक्स और वाई की वैल्यू हम पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से समझाती हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला है, तो x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, और यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखे हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेते हैं। ठीक, प्लस जब माइनस करते हैं तो नीचे का सिंबल चेंज होता है, यहाँ पे प्लस करना है तो कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy हो जाएगा। ठीक, इसके बाद x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, जब सम करेंगे इसके बाद यहाँ पे 8 4 12 2 1 3 4, यानी कि यहाँ पे 42 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab हमारा किसका है, तो ये x प्लस वाई का क्या हो जा रहा है, होल का स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, तो x प्लस वाई का ये होल स्क्वायर बोल सकते हैं, कह सकते हैं, और इसके बाद इसको प्लस कर देंगे x प्लस वाई में। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू मैं a मान लेती हूँ ताकि थोड़ा इक्वेशन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए, बराबर 42 हो जाएगा। ठीक, जब x प्लस वाई को a मानी हूँ तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, तो यहाँ पे हम a का स्क्वायर रख दे रही हूँ प्लस a रख दे रही हूँ। ठीक, पुट कर दे रही हूँ वैल्यू इसमें। इसके बाद 42, इसके बाद a का स्क्वायर प्लस a माइनस कितना हो जाएगा, 42। इसके बाद हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन बोलने का मतलब गुणनखंड विधि से। ठीक, तो गुणनखंड विधि से कैसे हम इसको तोड़ते हैं वही मैं समझाने जा रही हूँ। यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इधर माइनस में है। तो देखिए गुणनखंड विधि में हम पहले नंबर को, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघाती समीकरण होता है पहला हमारा। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जो a होता है हमारा, ऐसा कौन सा दो नंबर होगा जिसको दोनों को गुणा करने पर 42 आए, और दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे a की जगह पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 1 गुणते a तो 1 आए। 2 को जब माइनस या प्लस करेंगे तो 1 आए हमारा, और जब उन्हीं दोनों को गुणा करेंगे तो 47 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, और उन्हीं दोनों को गुणा करेंगे तो 6 7 42 या फिर 7 6 42 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हमारा a हो जाएगा। ठीक, इसके बाद a स्क्वायर प्लस कर देंगे, इसके बाद 7a माइनस 6a माइनस हमारा क्या आ गया, 42 आ गया। ठीक, इसके बाद a को कॉमन लूंगी इसमें से, तो ये हो जाएगा a प्लस 7 हो जाएगा, और ये हमारे यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, a को तो कॉमन ले नहीं सकती हूँ क्योंकि दोनों में a नहीं है, इसमें दोनों में a था तो मैं कॉमन लेती, 6 को कॉमन ले लेती हूँ, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे a प्लस 7 कर देंगे। ठीक, तो 6 7 42। और यहाँ पे देखिए मैं आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं प्लस क्यों की हूँ, तो वो भी रीजन है, क्यों नहीं किया मैंने प्लस, क्यों यहाँ पे मैंने माइनस नहीं किया। अगर माइनस कर दूंगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो ब्रैकेट ओपन करने के बाद प्लस हो जाएगा, लेकिन जब प्लस क्यों, तो प्लस माइनस बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। समझ में आया। तो उसके बाद क्या करेंगे, और दोनों ही जो ब्रैकेट का नंबर होता है हमारा सेम होना चाहिए, सेम होगा तो आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप क्वेश्चन भी सही करें, ये दोनों डिफरेंट आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो हमारा गुणनखंड विधि गलत हो रहा है, या फिर वो क्वेश्चन ही गलत है। तो यहाँ पे a माइनस 6 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में a प्लस 7 लिख देंगे, जो 2 बार है उसको मैं एक बार ले रही हूँ। ठीक, क्योंकि एक बार लेते हैं। इसके बाद a बराबर मैं क्या बोल दूंगी कि 6 आ जा रहा है, क्यों, क्योंकि a माइनस 6 है, तो a बराबर करेंगे तो 6 उधर किधर प्लस में चला जाएगा, और ये a बराबर माइनस 7 हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन यहाँ पे बोला था कि तो मतलब पता करने के बाद वैल्यू, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या करिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, या तो 6 हो जाएगी या तो 7 हो जाएगी। ठीक, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, या तो 6 या फिर माइनस 7 है।
तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, या तो 6 या फिर या -7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -7 आया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन क्या बोला है, पहले उसको हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है एक निश्चित भाषा में रूटीन को यानी कि ROUTIN को UORTENI लिखा जाता है और प्लेयर्स को ALPYSRE लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में बैंकिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम बुक में ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए पहले यहाँ पे ROUTIN यानी कि रूटीन को, और इसको किस में चेंज किया है, तो UORTENI से चेंज किया है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे R को R क्रिएट चेंज किया है, R को R कर दिया है, U को U कर दिया है, यानी कि पहले वाले को तीसरे टर्म में लेकर गया है और बीच वाले को बीच में रहने दिया है और लास्ट वाले को, ठीक, यहाँ पे 3-3 के अंक में इसको डिफरेंस किया है, यानी कि देखिए 3-3 भाग में बांटा है। R O U को एक साथ लिया है, I को बीच वाले को छोड़ दिया है, फिर 3 को एक साथ लिया है। ठीक, तो T को T में ही चेंज किया है और यहाँ पे I को लास्ट टर्म में लेकर गया है और N को बीच वाले को बीच में और लास्ट वाले को फर्स्ट में लेकर आया है। 3-3 के पार्ट में बांट दिया है और बीच वाले को छोड़कर, यानी कि टोटल इसमें 7 अक्षर लिखे हैं, तो 3 अलग कर दिया है और बीच वाले को छोड़ दिया है। वैसे ही देखिए अगर नीचे वाले में करेंगे प्लेयर में, तो P को लास्ट में लेकर गया है और L का L हमारा मिडिल में है, बीच में हो जाएगा, और A हमारा थर्ड नंबर पे है तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। Y को एज इट सेम किया है, 3-3 पार्ट में बांट के किया है, E हमारा E हो जाएगा, S हमारा S और R हमारा R आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए बैंकिंग को पूछा था तो बैंकिंग को एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद देखिए B को हम पहले हम क्या करेंगे, बैंकिंग को 3-3 पार्ट में बांट देंगे और जो बीच वाला के रहेगा उसको छोड़ देंगे। के को के में चेंज करना है, सेम वाई को वाई में भी चेंज किया था, टी को टी में, तो ऐसे ही हम के को के में चेंज कर देंगे। बी को फर्स्ट वाले को थर्ड टर्म में लेकर जाएंगे और ए हमारा है, बीच वाले को चेंज नहीं करना है, एज इट इज रख देना है, और ये भी बीच वाले को एज इट इज रख देना है। इसके बाद एन को फर्स्ट में लेकर गया और यहाँ भी एन आई को लास्ट में लेकर गया और एन को एज इट इज एन रखा है और जी को फर्स्ट में लेकर आया है। ठीक, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन दिया 12 सेंटीमीटर वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि गोले का आयतन क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो हमको आर पता करना है, तो डायमीटर कितना दिया है, यानी कि व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो उसका त्रिज्या कितना होता है, तो डायमीटर का वो आधा होता है, तो 12/2 कर देंगे, तो 2 6 12, यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो 4/3 गुटे 22/7 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 6। देखिए यहाँ पे पहले तो ऑप्शन देख लीजिए कि पाई को कन्वर्ट नहीं किया, तो पाई को एज इट इज हम भी रख देते हैं, गुणते पाई, और ये 6 गुणते 6 गुणते 6 कर दिया, तो 3 दूना के 6 कर देते हैं। ठीक, तो 4 पाई और यहाँ पे क्या दिया है, 6 दूना के 12, 12 गुणते 6, तो 12 6 कितना होता है 72, गुणते 72, और इसके बाद 4 पाई गुणते क्या हो गया 72 हो गया। ठीक, और ये 8 28 पाई हो जाएगा, यानी 288 पाई सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है निम्न आरेख का अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितने भारतीय उद्योगपति ऑटो का निर्माण करते हैं किंतु स्टील उत्पादक नहीं है। तो पहले क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, कितने भारतीय उद्योगपति, बोला है कि भारतीय भी होंगे, उद्योगपति भी होंगे और वो ऑटो का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, किंतु स्टील के उत्पादक नहीं हैं। ये क्वेश्चन में बोल दिया है, किंतु स्टील के उत्पादक नहीं है। तो सबसे पहले स्टील यहाँ पे क्या लिखा है, तो स्टील को सबसे पहले यानी कि वो स्टील के सर्कल में नहीं आना चाहिए, यानी कि जो स्टील का सर्कल है उसमें नहीं आने चाहिए, यानी कि वो भारतीय हो, यानी कि भारतीय पिट्टी लगाइए, भारतीय भी हैं, उद्योगपति भी हैं और ऑटो का निर्माण करते हैं, यानी कि ऑटो को क्या करते हो तो बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, किंतु स्टील उत्पादक नहीं है। तो स्टील उत्पादक को यानी कि 19 3 8 9 5 हमारे 29 इसमें से ऑप्शन नहीं होगा, तो 8 पहले ही काट दीजिए, 3 पहले ही काट दीजिए। इसके बाद देखिए 13 और 6 ऑप्शन हमारा बचता है। ठीक, तो उसके बाद क्या बोला है कि वो क्या हूँ, उद्योगपति हूँ, भारतीय हूँ, तो भारतीय में भी हैं, उद्योगपति में भी हैं और ऑटो का निर्माण करते हूँ, तो ये हमारा क्या बच जाता है, बस 6 बच जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन बोला है एक निश्चित कोड भाषा में टच को 20 15 21 78 लिखा जाता है और लीड को 16 12 51 4 लिखा जाता है। उसी भाषा में क्लोव को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बुक में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो TOUGS टच को क्या लिखा है, ये 20, T को 20 रखा है, लिखा है, O को 15, U को 21, G को 7, H को 8, यानी कि ये वर्णमाला का क्रमांक लिखा है। T हमारा 20 पे आता है, O हमारा 15 पे, U हमारा 21 पे, G हमारा 7 पे और H हमारा 8 पे आता है। वैसे P हमारा 16 पे आता है, L हमारा 12 पे, E हमारा 5 पे, A 1 पे और D हमारा 4 पे। तो वैसे क्लोव क्या आ जाएगा, C हमारा 3 पे आता है, L हमारा 12 पे आता है, O हमारा 15 पे आता है, V हमारा 22 पे आता है, E हमारा 5 पे आता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर C एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्या के बीच है। ठीक, तो यहाँ पे बोला है कि
उदाहरण क्या दिया, 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 पर ही की जानी चाहिए। 13 को 1 और 3 में विभक्त करने और फिर 1 और 3 की गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है इसमें बोला है। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला दिया है हमारा संख्या 4, 3, 16 दिया है और दूसरा दे रखा है 3, 5 और 19 दे रखा है। ठीक, 3, 16, 3, 5, 19 दे रखा है। ठीक, तो 4 गुणते 3 करिए और प्लस क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए। 4 3 12 प्लस 4 16 आ जा रहा है। ठीक है, फिर 3 गुणते 5 करिए, फिर प्लस क्या करिए 4, तो 15 और 4 19 आ जा रहा है। ठीक, ऐसे ही ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा इसमें से जो करेक्ट बैठेगा यानी कि 20 आना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। तो सी एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या दिया है 8, 2 और 20 दिया है, यानी कि 8, 2 और 20 दे रखा है। तो 8 गुणते 2 यानी कि 8 गुणते 2 प्लस 4, 8 दूना के 16, 16 प्लस 4 करेंगे तो 20 एकदम यानी कि बैठ रहा है इस पे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन बोला है वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु की 24 वर्ष अधिक थी। 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन, माना वर्ष 2000 में मोनू की आयु 3x थी और उसकी बहन की क्या थी x, छोटी हो 7 तो x हो जाएगी, मोनू की आयु उसकी 3 गुनी थी। यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला है कि जो बहन की आयु की 3 गुनी आयु किसकी थी, तो मोनू की थी, तो 3 गुनी होगी और बहन की कितनी रखती है x रखती है। फिर उसके बाद बोला है 10 वर्ष बाद बोला है, तो 10 वर्ष बाद 3x प्लस 10 इसमें भी ऐड हो जाएगा, इसके बाद x प्लस 10 उसकी बहन में भी, और वो 24 वर्ष अधिक थी। ठीक, उसकी बहन की आयु 24 वर्ष अधिक थी, तो प्लस क्या कर दिया मैंने 24 कर दिया। फिर इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 10 प्लस 24 34 हो जाएगा और ये 3x प्लस 10 हो जाएगा। इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस करेंगे, 3x माइनस x तो 2x हो जाएगा और यहाँ पे 10 माइनस में जाएगा इधर, तो 34 माइनस 10 करेंगे तो 24 हो जाएगा फिर से। फिर x हमारा x इधर ही रह जाएगा और 24 बटा में क्या कर देंगे 2, तो आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 12 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि क्या बोला है कि अतः 2010 में मोनू की आयु ज्ञात करने के लिए, तो मोनू की जो आयु थी वो 3 गुनी थी और किसकी, उसकी बहन की, तो 3x प्लस 10 कर देंगे तो 36 प्लस 10 करेंगे तो 46 वर्ष आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।